जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, गदगद हो गई थी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। एक के बाद एक तमाम मंत्री अरविंद केजरीवाल थे। आज भी अभी उन्होंने ये बात कही कि दिल्लीवासी बहुत खुश हो गए हैं कि अब दिल्ली की सरकार के पास सुप्रीम पावर है। अब कल से फिर से तमाम दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो उनके रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। रिएक्शंस तो अभी आने शुरू हो गए। आप देख रहे हैं बीजेपी एक तरह से इसको लेकर खुश है। आम आदमी पार्टी अभी से रिएक्ट करना शुरू कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर पहले ही कह चुके थे कि उनके अधिकारों को काटने के लिए, यानी उनके अधिकार उनको वापस ना मिले, इसके लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा। और कुछ देर बाद वो अध्यादेश जारी हो भी गया। इस अध्यादेश की जो मोटी बात है, जो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिकार वापस मिल रहे थे, अब वो अधिकार एक तरह से अब वापस एक अथॉरिटी के पास चला गया है। उस अथॉरिटी में 3 लोग हैं, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। ये 3 लोग तय करेंगे किस अफसर का ट्रांसफ़र होगा, किस अफसर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर अरविंद केजरीवाल चाहें तो किसी अफसर का मनमर्जी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जब भी मतभेद होगा तो वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर 2 लोग तैयार हो गए कि हाँ इस अफसर का ट्रांसफ़र हो सकता है तो उसका होगा। अगर वोटिंग में अरविंद केजरीवाल हार गए तो चाहकर भी उस अफसर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो जब चाहें वो मीटिंग बुला भी नहीं सकते हैं कि वो जब चाहें कि अभी इस अफसर का ट्रांसफ़र करना है, अभी मीटिंग बुलाओ। उस मीटिंग को बुलाने का अधिकार मेंबर सेक्रेटरी को दिया गया है, जो कि चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी का चेयरमैन होगा, उसके कहने पर वो मीटिंग बुलाएगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसकी करनी है उस प्रपोजल को रखेंगे। उस प्रपोजल पे वोटिंग होगी या यूनानिमस तरीके से होगा, तब जाकर दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा सकती है। यानी सारा झगड़ा जो चल रहा था कि भाई किसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, किसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, सरकार कौन चलाएगा, सरकार एलजी चलाएंगे या सरकार एक चीफ मिनिस्टर चलाएंगे, तो एक तरह से सरकार अब एक अथॉरिटी चलाएगी जिसमें 3 लोग होंगे। लेकिन इन सब के ऊपर एलजी होंगे। जितनी लंबी लड़ाई अरविंद केजरीवाल ने लड़ी पीयूष, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, इसके बाद हासिल क्या हुआ अरविंद केजरीवाल को? यानी पावर सेंटर जो एलजी थे वो वही बने रहेंगे, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी इस जो ये पूरी कमेटी बनी है, इसकी अथॉरिटी तो अभी भी एलजी ही रहेंगे। देखिए, इसमें रखा गया है ये अथॉरिटी जो है रिकमेंड करेगी एलजी को। यानी आप देखेंगे यहाँ जब लिखा हुआ है, ये जो आपकी जो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो जब ये मीटिंग होगी, यानी कि चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी जब मीटिंग कर लेंगे, उसके बाद एक रिकमेंडेशन की जाएगी। वो रिकमेंडेशन एलजी के पास भेजी जाएगी। अब एलजी तय करेंगे उसके बाद कि क्या करना है। तो इसलिए एक तरह से आप देखेंगे सारा झगड़ा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ही। किसी भी सरकार को चलाने में सारा काम अफसरों की पोस्टिंग कहाँ होगी, अफसर ट्रांसफ़र कहाँ जाएंगे, सारा झगड़ा दरअसल अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ही होता है, जो अब तक बाकी राज्यों में चीफ मिनिस्टर रखते हैं। यहाँ पर चूंकि ये जीएन सिटी ऑफ दिल्ली है, यानी बहुत सारे अधिकार बटे हुए हैं, तो अब तक सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार एलजी के पास था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल ने कहा कि अब सारी फाइल मेरे पास, सारे अफसर मेरे, सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार मेरा। तो जो सर्विस सेक्रेटरी थे उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो आशीष मोर है, उनको लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ। तो शुरू में उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। आज देखेंगे आप तो एलजी ऑफिस के बाहर दिल्ली सरकार के मंत्री धरने पर बैठे हुए थे। तो शाम तक लग रहा था कि ये झगड़ा बढ़ रहा है या फिर कुछ झगड़े को लेकर आप क्या सेंस करते हैं? यानी अभी तक जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सीएम के अधिकार क्षेत्र में नहीं था दिल्ली सरकार के, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास था। अब ये जो अध्यादेश जारी कर दिया गया, जो ऑर्डिनेंस आया, क्या फिर बैक टू स्क्वायर वन आ गए अरविंद केजरीवाल? जहां से लड़ाई लड़ी थी वापस वहीं पर आ गए क्या, या कुछ और पावर्स कम हो गई हैं? देखिए, इस अध्यादेश को लाने के पीछे जो लॉजिक दिया गया है, उसकी यहाँ पे पेज नंबर 2 के, ये 10 पन्ने का बेसिकली अध्यादेश है, इसके पेज नंबर 2 के लास्ट पैरा में, लास्ट पैरा में ये कहा गया है कि दरअसल ये देश एक लोकतंत्र है। इस देश की जनता को, दिल्ली के लोगों ने भी केंद्र सरकार को भी चुना और केंद्र और राज्य सरकार को भी चुना। तो जीएन सिटी ऑफ दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, तो ये मिलकर सरकार चलनी चाहिए, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये जीएन सिटी ऑफ दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को चलाए। इसके लिए कहा गया है कि देखिए, लड़ाई करके नहीं, एक पर्पसफुल मीनिंग के जरिए डेमोक्रेटिक विल ऑफ द पीपल रिपोज बोथ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द जीएन सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार मिलकर दिल्ली को गवर्न करे, दिल्ली पे शासन करे। इसके लिए एक तरह से एक नए तरीके का मैकेनिज्म बनाया गया कि एक अथॉरिटी बन जाए। वो अथॉरिटी दरअसल दिल्ली पर अब शासन करेगी। शासन इन अ सेंस कि अफसर कैसे इस सरकार को चलाएंगे,
अफसरों की पोस्टिंग कैसे होगी, वो किसके कहने पे काम करेंगे, कौन सी फाइल क्लियर होगी, कौन सी फाइल क्लियर नहीं होगी। इसके लिए 3 लोग होंगे, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, और ये रिकमेंड करेंगे ये गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और वहां से फिर फैसला होगा। तो आप एक तरह से कहें कि ये पूरी तरह एकदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि केजरीवाल चाहकर भी अब अपनी हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। पीयूष, अब मैं जरा आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से जरा बड़ा सवाल आपसे जानना चाहता हूं। बात दिल्ली की है, लेकिन इसकी गूंज अब कल से पूरे देश में सुनाई देगी। हमने देखा कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई, एकजुट होता हुआ नजर आया कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष। हमने देखा किस तरह से तमाम नेता इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। भले जीत कांग्रेस की हुई थी, लेकिन तमाम, ममता बनर्जी की बात हो, शरद पवार की बात हो, तमाम नेता, नीतीश कुमार मिलने जुलने लग गए थे, बात करने लग गए थे। अब इस मुद्दे को भी बड़ा बनाएंगे कल अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी दल। देखिए, कल बेंगलोर में सारे विपक्षी दल मिल रहे हैं। सारे विपक्षी दल के पास कुछ घंटे पहले तक एक मुद्दा था, मोदी रोको मोर्चा, जो अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्य के नेता, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, फारूक अब्दुल्ला से लेकर स्टालिन तक वहां जा रहे थे। उसके बाद कुछ घंटे पहले 2000 के नोट उनको वापस लेने का फैसला आया, तो एक मुद्दा मिला। उसके बाद सभी नेता अचानक मोदी सरकार पर अटैक करने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए, मोदी मनमानी कर रहे हैं। अब देखेंगे तो रात 10 बजे के बाद ये दूसरा मुद्दा आया, जहां पे ये कहा जाएगा कि एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों की कटौती की जा रही है, और इसको लेकर के आप देखेंगे तो ये कहानी अब और आगे बढ़ेगी। लेकिन जो फैसला हुआ है ये सोच समझकर ही हुआ है, क्योंकि सरकार को भी पता था कि कौन कैसे रिएक्ट करेगा। ये कोई जो भी पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो भी इस वक्त सरकार में है, उनको एग्जैक्टली पता है कि सरकार कैसे रिएक्ट करेगी। आप देखेंगे तो आपको किस तरीके से अभिषेक मनु सिंह भी रिएक्ट कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। अभिषेक मनु सिंह भी वो हैं जो दिल्ली सरकार के वकील थे, दिल्ली सरकार के वकील थे जिन्होंने मुकदमा लड़ा जी। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीता और अरविंद केजरीवाल को वापस राइट, वो ट्वीट जरा पढ़ के बता दें आप पीयूष, वो ट्वीट खुल गया। हाँ, तो उसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भाई जो ऑर्डिनेंस इस तरह से लाया गया है, इसको हम क्लोजली एग्जामिन कर रहे हैं, एंड ये जो एक तरह से है, ये बैड है, पुअर है, ग्रेसलेस लूजर है। यानी आप इसको हिंदी में समझे तो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार एक तरह से एक ग्रेसलेस लूजर की तरह बिहेव कर रही है, और बहुत ही डाउटफुल तरीके से सारे सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। और इसके बाद यानी इस वक्त जो दिल्ली सरकार के लोग हैं, जो दिल्ली सरकार के सलाहकार हैं, जो लीगल सलाहकार हैं, वो सब लोग 10 पन्ने के इस अध्यादेश को बार बार अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अभी तक अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन नहीं आया। अरविंद केजरीवाल का जैसे ही पहला रिएक्शन आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन आया और उसको अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट किया। यानी इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी जो 4 लाइन में लिख रहे हैं, ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल इसको पूरी तरह से अग्री कर रहे हैं। तो इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस की नेता हैं, सांसद हैं, दिल्ली सरकार के वकील हैं, वो एक तरह से जो बात कह रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के मन की बात है। तो आप ऐसे समझिए कि जो अभिषेक मनु सिंघवी की आप जो ट्वीट पढ़ रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल इससे पूरी तरह सहमत हैं, और इसलिए अरविंद केजरीवाल इस बात को रिट्वीट किए जा रहे हैं। पीयूष, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री अभी देश से बाहर हैं। जो मामला 2000 के नोट बंद होने का था, वो तो सीधा सीधा बीजेपी ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि वो तो आरबीआई की बात है, उसमें आरबीआई इन्वॉल्व है। लेकिन यहां जो ये ऑर्डिनेंस आया है, ये केंद्र सरकार की तरफ से आया है, तो इसमें तो सीधे सीधे अब तमाम विपक्ष जो है लामबंद हो जाएगा और इस मुद्दे को जोर शोर से कल से उठाना शुरू कर देगा, बल्कि आज से ही उठाना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि कल कांग्रेस ने जितने नेताओं को बेंगलोर में बुलाया है, उन नेताओं की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल नहीं है। यानी जब आपको एक तस्वीर वहाँ पर दिखेगी, जब बेंगलोर में सिद्धारमैया के शपथ के दौरान फारूक अब्दुल्ला, स्टालिन, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सब आएंगे, ये सब जब आएंगे तो वहाँ पर आपको अरविंद केजरीवाल नहीं दिखाई देंगे। तो यानी कल 2 तरह की पॉलिटिक्स होगी। एक बेंगलोर में पॉलिटिक्स होगी जो कांग्रेस नेतृत्व वाली पॉलिटिक्स होगी, दूसरी जो दिल्ली में पॉलिटिक्स होगी जो अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ाएंगे।
अच्छा पीयूष, मैं ये भी जानना चाहूंगा, एक बार जरा फिर से आप बता दें, वो जो आप अथॉरिटी की बात कर रहे हैं उसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा आपने बताया 3 लोग और रहेंगे, और फिर इनको कहीं ना कहीं, अगर इनमें कहीं ना कहीं वो आपसी सहमति नहीं बनती है तो उसमें फिर फाइनल से लेफ्टिनेंट गवर्नर की हो रही होगी, ये आप कह रहे हैं इस अध्यादेश के जरिए क्लियर हुआ है? बिल्कुल, देखिए ऐसे समझते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद सब कुछ, सारे पावर एक तरह से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास चले गए थे। अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते थे अपने मन के मुताबिक। अब आप, हमारे दर्शकों को ऐसे समझना चाहिए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती कैसे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग दरअसल एक सर्विसेज सेक्रेटरी होते हैं जिनके पास ये हक होता है कि वो सरकार के हुक्म के मुताबिक अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सके, यानी किस अफसर को के पास क्या काम होगा, कौन सा अफसर किस विभाग में काम करेगा, कि कौन होम सेक्रेटरी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरी लड़ाई चीफ सेक्रेटरी को लेकर अभी शुरू हुई थी, जब अरविंद केजरीवाल ने अपने मन मुताबिक चीफ सेक्रेटरी केंद्र सरकार से मांगा, कहा कि हमको पीके गुप्ता चाहिए। केंद्र सरकार के मनपसंद के एक चीफ सेक्रेटरी इस वक्त ऑलरेडी दिल्ली में है, यानी अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनके मनपसंद चीफ सेक्रेटरी हो, उनके मनपसंद का सर्विस सेक्रेटरी हो। यानी मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है, लेकिन सरकार चलाते अफसर हैं। सरकार चलाते मेनली 2 बड़े अफसर हैं, चीफ सेक्रेटरी और सर्विस सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी, अब जो ये नई अथॉरिटी बनी है इसमें ये कहा गया है कि 3 अफसर, एक मुख्यमंत्री और 2 अफसर, ये मिलकर सरकार चलाएंगे। अब इसको ये कहा गया कि भाई चुनी हुई सरकार है, यहाँ तो मुख्यमंत्री को सरकार चलाना चाहिए, तो इनको कहा गया कि भाई चुनी हुई सरकार है, दिल्ली की जनता ने केंद्र सरकार को भी चुना, केजरीवाल सरकार को भी चुना, मोदी सरकार को भी चुना और केजरीवाल सरकार को भी चुना। तो इस तरह से जो 2 अफसर हैं, एक तरह से आप उनको समझिए कि वो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो अपनी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये 3 लोग मिलकर के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, जब भी कोई इशू होगा जहाँ पे तय हुआ कि भाई झगड़ा हो रहा है, चीफ मिनिस्टर किसी और को पोस्टिंग करना चाहते हैं, ये 2 चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी किसी और की पोस्टिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर वोटिंग होगी। उसकी वोटिंग के बाद फाइल एलजी के पास जाएगी। तो एक तरह से आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल को अब केंद्र सरकार के तरफ से भेजे गए 2 अफसरों के साथ मिलकर अपनी सरकार चलानी होगी। मोटी मोटी बात यह है। बिल्कुल, और मैं आपके पास वापस लौटूं पीयूष, उससे पहले जरा दिल्ली के एलजी को जो शक्तियां, पावर्स वापस मिली हैं, उस पर बीजेपी का पहला रिएक्शन आ गया है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा अध्यादेश का स्वागत होना चाहिए। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि दिल्ली के सीएम की मनमानी रोकने के लिए यह अध्यादेश जरूरी था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेश का स्वागत करती है और ये अध्यादेश बहुत ही आवश्यक हो गया था। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, एक कन्फ्यूज़न ऐसा क्रिएट किया गया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर सर्विसेज को लेकर के एक बड़ा कन्फ्यूज़न था। और उसमें आज अध्यादेश ला करके, मतलब कानून बना करके, केंद्र सरकार ने उस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश का जो भी सर्विसेज है वो एलजी के साथ है। अब इस पे किसी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। कहता कि जब ये, तो आपने सुना, मनोज तिवारी ने साफ यह कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की मनमानी रोकने के लिए यह ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लाना बेहद जरूरी था। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था पीयूष, तो उसमें साफ साफ यह कहा गया था कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो बड़ी खबर है वो यह कि अध्यादेश जो ये जारी किया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है, इसमें एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो पावर्स हैं वो एलजी के पास आती नजर आ रही हैं। यानी एक अथॉरिटी बनी है, इस अथॉरिटी में सीएम अरविंद केजरीवाल भी होंगे, लेकिन अगर कहीं सहमति नहीं बनती है तो फिर फाइनल से एक बार फिर से होगा एलजी का। तो पावर्स एक तरह से वापस लौटती हुई नजर आ रही है इस अध्यादेश के जरिए। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, और कुछ हाइलाइट्स इस ऑर्डिनेंस के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप? पंकज, सबसे पहले
इस ऑर्डिनेंस के फिलॉसफी को समझे कि आखिर किस आधार पर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसके पीछे वो तर्क क्या दे रही है सरकार। उसके पीछे तर्क ये है, जैसे जो सबसे पहला महत्वपूर्ण तर्क ये है कि दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है और ये सिर्फ एक भूभाग को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ जो कुछ भी होता है उसका असर सिर्फ यहाँ के लोगों पर नहीं बल्कि बाहर भी इस रूप में पड़ता है कि उससे देश की छवि बनती या बिगड़ती है। ऐसी स्थिति में इस भूभाग के बारे में अगर कोई फैसला लिया जाना है तो ऐसा नहीं है कि इस भूभाग के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और जो लोग उन्हें चुन रहे हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही अंतिम सत्ता हो जाएं, ये ठीक नहीं होगा, बल्कि देश के लोगों का भी से इसमें होना चाहिए। अब सवाल ये था कि देश के लोगों का से कैसे हो सकता था, तो उसके पीछे केंद्र सरकार का ये तर्क है कि अगर इस प्रकार से देश के गृह सचिव या दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी यानी कि सेंट्रल सर्विसेज के लोग उस बॉडी में रहें जिसमें कोई भी फैसला लें तो वो ज़्यादा समीचीन, ज़्यादा उचित हो सकता है, और उस लिहाज से इस ऑर्डिनेंस के तर्क को गढ़ा गया है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से जिस प्रकार जीएनसीटी एक्ट को बदला, जीएनसीटी एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उस फैसले के बाद ये ऑर्डिनेंस लाया गया, और ऐसे में समझा जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लिए ये कितना तीखा होगा ये ऑर्डिनेंस। देवेंद्र, जो शुक्रवार जो फ्राइडे मैंने बताया उन तर्कों के आधार पर जी, देवेंद्र, जो शुक्रवार जो फ्राइडे एकदम नॉर्मल सा लग रहा था, अचानक दो बड़े बड़े धमाके एक तरह से हुए। एक तो 2000 का नोट बंद हो गया, हालांकि वो लीगल टेंडर रहेगा, वो अभी 4 महीने का उसके लिए वक्त है, और दूसरा धमाका ये हो गया, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। अरविंद केजरीवाल हालांकि थोड़े अलग थलग पड़ रहे हैं, कल वो नहीं जा रहे हैं कर्नाटक, बेंगलोर नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यहां नहीं है, तो इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाएगा। और निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा जोर शोर से उठाएंगे। उसका कर्नाटक से इसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली की वो लड़ाई जिस हिसाब से वो दिखाते हैं कि दिल्ली के लोगों के लड़ रहे हैं, एक बार फिर से वो इस अवसर का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। और पिछले दिनों भी आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था तो किस प्रकार से अपने लिए वो अपनी पीठ थपथपाते हुए न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी की पूरी फौज एक तरह से उतर गई थी, और वो ये बता रही थी कि हाँ क्या क्या किया जाना है। उसके बाद से लगातार फैसले भी लेने शुरू हो गए थे। और इसमें आपको एक और दिलचस्प चीज़ बताऊँ कि ये मसला ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार वर्सेस दिल्ली सरकार का हो, बल्कि दिल्ली सरकार में जो सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी के हालात में थे। और आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली के मंत्रियों के जैसे बयान आने शुरू हो गए थे, उससे भी अधिकारियों के एक बड़े वर्ग में बहुत ज़्यादा असहजता थी, और कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा निराशा हो रही थी उनको वर्किंग कंडीशन को लेके कि आगे क्या होगा। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, इनके कुछ फैसलों को लेकर नौकरशाही के अंदर एक अनइजीनेस रहता है, और वहाँ पर उनके लिए एक बड़ी समस्या हो रही थी कि कैसे इसमें वो काम करेंगे। और उसके ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि ये व्यवस्था सुचारू तरीके से कम बहुत दिन नहीं चल सकती। और वहाँ पर इस ऑर्डिनेंस में जो तर्क गढ़ा गया है, जो तर्क दिया गया है, वो ये कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसका असर पूरे देश पे या फिर पूरी दुनिया में भारत की छवि पे पड़ता है। वो समझा जा सकता है कि अगर जिस प्रकार से स्ट्रीट पॉलिटिक्स होता है उस हिसाब से शासन को चलाने की कोशिश की। बिल्कुल देवेंद्र, मैं लौटता हूं हमारे मैनेजिंग एडिटर पीयूष पद्माकर न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बने। पीयूष, कुछ और हाइलाइट्स इस ऑर्डिनेंस से, इस अध्यादेश से आप अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देवेंद्र अगर सुन रहे हैं, देवेंद्र मैं 4 बातें कहना चाहता हूं, अगर कहीं पे कुछ दर्शकों आपको लगे कि दर्शक कुछ और इसमें ऐड करना चाहें तो बताइएगा। पहली बात ये कि क्या हम ये कह सकते हैं कि वापस दिल्ली के बिग बॉस सेंट्रल गवर्नमेंट है, वापस दिल्ली के बिग बॉस एलजी हैं, क्योंकि जो इस अध्यादेश की कुछ पॉइंट्स हैं जिसके हिसाब से ये जो अथॉरिटी बनी है, ये अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, ये इन 3 लोगों की होगी। जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, यानी चीफ मिनिस्टर चाहें कि इसकी पोस्टिंग हो सकती है, इसकी पोस्टिंग नहीं हो सकती, तो वोटिंग होगी। वोटिंग में जो जीतेगा, यानी केंद्र सरकार के जो 2 अफसर हैं वो अधिकतर एकमत होंगे, यानी अमूमन ये देखा जाएगा कि केंद्र सरकार के जो 2 अफसर हैं वो जिसकी चाहेंगे पोस्टिंग वो हो सकती है, और उसके बाद वो फाइल एलजी को भेजी जाएगी। और इसमें जो एक और लाइन है कि द डिसीजन, यानी फैसला एलजी का ही फाइनल होगा, यानी इसके बाद भी अगर कभी 2 अफसर मिल भी गए या एक अफसर अरविंद केजरीवाल के मनमर्जी के हिसाब से उन्होंने अगर वोट कर भी दिया तो एलजी का फैसला फाइनल होगा। क्या ये बात कहना सही होगा?
जी हाँ, निश्चित तौर पे ये बात कहना सही होगा, लेकिन आमतौर पे जो बॉडी है, 3 लोगों की वो बॉडी है, फैसला लेगी। लेकिन कोई वैसी परिस्थिति हो जिसमें वहाँ पर कोई वैसी स्थिति आ जाती है कि जिसमें एलजी का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले दिनों आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था कि दिल्ली के जो एलजी हैं, जो चुनी हुई सरकार है, उसके सलाह और परामर्श पर काम करने को बाध्य हैं। इस ऑर्डिनेंस के द्वारा ऐसा नहीं है और वहाँ पर एक बार फिर से एलजी की सुप्रीमेसी दिखेगी। और उसके पीछे पीयूष जी, जैसा कि लगातार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस का जो 10 पेज का ऑर्डिनेंस है, उसमें शुरू के सारे पेज को देखें तो उसमें इन तर्कों को ही बताया गया है कि आखिर इस ऑर्डिनेंस को लाने के पीछे वजह क्या है, इस ऑर्डिनेंस के जो प्रावधान है जो कि आगे बताए गए हैं उसके पीछे कौन से तर्क गढ़ गए हैं। और बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि दिल्ली सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे में पूरे देश का से एक होना चाहिए। और पूरे देश की से की जब बात कही जाती है तो जाहिर तौर पे सेंट्रल सर्विसेज के जो 2 अधिकारी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ उस कमेटी में हैं, उससे की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जी पीयूष जी, अब इसमें अगर मान लीजिए अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल जैसे अभी लिख रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमारे मंत्री धरने पर बैठे हैं, हमारे मंत्री ये बात नहीं मानेंगे। अभी मैंने एक मंत्री की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो बेईमानी हो गई, हम इसको सुनने को तैयार नहीं हैं। तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल के पास कोई चारा, कोई रास्ता, कोई विकल्प बचता है एक्सेप्ट कि वो वापस सुप्रीम कोर्ट जाएं। और देखिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस को फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर जाके चैलेंज किया जाए तो ये वाकई बहुत विचित्र स्थिति होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम ये देखना होता है कि जो कानून बनाए गए हैं वो कानून के जो आधार होने चाहिए, मूलभूत आधार, उस पर वो खरे उतरते हैं कि नहीं। केंद्र सरकार ने ये कोशिश की है कि जो ऑर्डिनेंस के मार्फत जो व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है उसके पीछे एक ठोस तर्क दिया जाए, उन तर्कों के आधार पर ये फैसला लिया गया है। जैसा कि शुरू के लगातार पेज में उस बात का जिक्र है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाके अरविंद केजरीवाल ज़रूर ये चैलेंज करना चाहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कि जो तर्क गढ़े जा रहे हैं, जो तर्क दिए जा रहे हैं, वो दिल्ली के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के चलते उनके अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं और ऐसे में इस ऑर्डिनेंस को खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर निश्चित तौर पर थोड़ी सी विचित्र स्थिति होगी कि सरकार का फैसला प्लस ऑर्डिनेंस को ऑर्डिनेंस का जो रूट होता है मेनली ये होता है कि पार्लियामेंट में अगले 6 महीने के भीतर पार्लियामेंट का जब भी सेशन हो उसको उससे पास कराना होता है। तो वहाँ पर जब पार्लियामेंट में वो कानून जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट कितना इन्वॉल्व होगा, कितना दखल देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इसको सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज करेगी। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि इस केस में दिल्ली सरकार के वकील थे, अरविंद केजरीवाल के वकील थे, वो कह रहे हैं कि हम इस 10 पन्ने को एग्जामिन कर रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड एग्जामिन कर रहे हैं, उसके बाद उसके पर आगे रिएक्ट करेंगे। अरविंद केजरीवाल जो जनरली बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं वो अभी तक चुप हैं और वो अभिषेक मनु सिंघवी के इस 4-5 लाइन को रिट्वीट कर रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर नेता उसी ट्वीट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब अगले कुछ घंटे अरविंद केजरीवाल की टीम उसको इस ऑर्डिनेंस को पढ़ेगी और इसके बाद अगला लीगल रूट क्या होगा इसको देखिए, क्योंकि ये कहीं से भी 2 अफसरों की कमेटी, उसमें अरविंद केजरीवाल होंगे, फाइल एलजी के पास जाएगी, फिर एलजी ट्रांसफर पोस्टिंग अपने मन से करेंगे। अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से ये फॉर्मूला कबूल नहीं होगा ऐसा लगता है। निश्चित तौर पे इसमें किसी भी हाल में इसे वो स्वीकारने नहीं जा रहे हैं। और जब पहले की व्यवस्था को लेकर उन्हें इतने ज़्यादा रिजर्वेशन थे, इतनी ज़्यादा समस्याएं थी, तो इस व्यवस्था को लेकर तो समझा जा सकता है कि वो कितना ज़्यादा असहज होंगे। और इससे बनिस्बत वो उनका जो चॉइस होगा, उनकी जो पॉलिटिक्स को सूट भी करता है, वो चाहेंगे कि सड़क पर आके कुछ ऐसा प्रोटेस्ट करें, इस तरह से हंगामा करें जो कि इस फैसले के खिलाफ उन्हें और ज़्यादा मुखर तौर पर दिखाए, उनको सामने करे कि वो एक डेवलपमेंट का मॉडल लेकर आ रहे थे जिसकी बात वो बार बार कहते हैं और उनको रोका जा रहा है। ये तर्क उनका हमेशा चलता है जब भी केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार होता है। उसी तर्क को और ज़्यादा गढ़ने की कोशिश करेंगे इस ऑर्डिनेंस के मार्फत और वहाँ पे वो ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया, उसके बाद केंद्र सरकार ने ये ऑर्डिनेंस का रूट चुना, ऑर्डिनेंस का रास्ता चुना, उसके बाद हमारे अधिकारों को रोका जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार के प्रोटेस्ट से निकलकर उन्होंने अपनी राजनीतिक शख्सियत बनाई है, उसके लिए उन्हें एक और मौका मिला है और इसको वो उसी रूप में भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक और बात है यहाँ पे जो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डिनेंस को भी पढ़ा जाए, 10 पेज के ऑर्डिनेंस को। एक और बात है जो इस ऑर्डिनेंस में लिखी गई है, दिल्ली जो लोग समझते हैं उनको एक बात, दिल्ली में दरअसल 2 तरह कैटेगरी के अफसर हैं, ग्रुप ए ऑफिसर्स एंड दैनिक्स। तो यानी इसमें कहा गया है चाहे वो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हो या जो दैनिक्स कैडर के ऑफिसर्स हों, उन सब की ट्रांसफर पोस्टिंग यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक
जितने अफसर हैं उन सब की ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल अब इसी रूट से क्लियर होगी। यानी जिसकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग करनी हो, चाहे वो टॉप ऑफिसर हो, चाहे वो नीचे लेवल के ऑफिसर हों, चाहे वो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं यानी IAS ऑफिसर्स हैं, और जो डायनिक्स ऑफिसर्स हैं जो डायनिक्स के जरिए आए हैं, उन सब की फाइल इसी अथॉरिटी के पास जाएगी। वोटिंग हुई या यूनानिमस हुआ, वो फाइल यहाँ से पास हुई, तब जाकर LG के पास गई, LG ने मुहर लगा दी, तब वो ऑफिसर की पोस्टिंग होगी। यही बात है। पीयूष, जरा मैं आपके पास वापस लौटूंगा, देवेंद्र के पास भी वापस लौटूंगा। इस वक्त देवेंद्र जरा यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। अलका लांबा कांग्रेस की नेत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका जी, क्या कहेंगे आप? ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इस पे पहला आपका रिएक्शन हम चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, मैं अलका लांबा हूँ और मैं दिल्ली भी हूँ और मैं पीड़ा में हूँ। मुझे दुख हो रहा है। 3 करोड़ दिल्ली के लोग पीस रहे हैं। बात आम आदमी पार्टी और भाजपा की नहीं है। बात यह है कि एक चुनी हुई इलेक्टेड सरकार है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने बहुत लंबे सोच विचार के बाद फैसला किया। सोचा कि अब दिल्ली को जो है वो हल मिलेगा उसकी परेशानियों का। लेकिन आज रात को पता लगता है कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है ना। बात थी कि दोनों मिलकर रास्ते निकालेंगे, अब बैठेंगे, लेकिन नहीं, ये तमाशे, ये इनकी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं। और केंद्र सरकार जिस तरीके से रात को अध्यादेश लाई है सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच के खिलाफ, समझ आता है। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्री आज LG साहब के घर के बाहर बैठे थे, फिर अंदर बैठे थे, फिर एक ही दिन में फैसले हो रहे हैं, तो लगा वर्चस्व की लड़ाई बना दी है। अब दुख है, मेरी 3 करोड़ की दिल्ली पिस रही है इन दोनों के बीच में। शीला जी मुख्यमंत्री थी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, जब देश में PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, खुराना जी मंत्री थे, है ना। काम होते थे, बातचीत होती थी, दिल्ली के लोग केंद्र में होते थे, राजनीति केंद्र में नहीं होती थी। आज दुख की बात है, राजनीति केंद्र में है और बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई की। अलका जी, अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा अंदेशा है, ऐसी आशंका है कि ये साजिश हो रही है कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने की। यानी वो उन्होंने आशंका जाहिर की थी अपने बयान से भी, और फिर ट्वीट भी किया था। वो कह रहे थे लगातार मैं LG से मिलने के लिए वक्त मांग रहा हूं, उनके ऑफिस के बाहर बैठा हूं। देखिए, कोई ऐसा नहीं उनको शक थी, आशंका थी, उन्हें साफ पता था कि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के जीतने के बाद खत्म नहीं होने वाली है। जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए, कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को ऐसा लगा हमें चुनौती दे रहे हैं। और केंद्र की सरकार में जो तानाशाह बैठे हुए हैं उन्हें ये स्वीकार नहीं, इसीलिए ऑर्डिनेंस बीच रात में मिडनाइट एक ऑर्डिनेंस लाकर ये साबित किया जाता है कि हम अदालतों से भी, चुनी हुई सरकारों से भी ऊपर हैं, हम भी चुने हुए हैं, है ना। सो ये पीस दिल्ली रही है, कुछ नहीं है, दुख है। ठीक है अलका लांबा, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से नया ऑर्डिनेंस लाया गया है और इसमें फिर से एक बार LG के पास सुप्रीम पावर्स आती हुई नजर आ रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, इसी बड़ी खबर पर अपडेट के साथ लौटते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।